चलिए आज से हम लोग अपना सेट शुरू करते हैं। तो आज है 23 दिसंबर 2024। तो 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 23 दिसंबर से ही हम लोग अपना सेट शुरू करते हैं। आज से चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर हम लोग किसान दिवस प्रत्येक 23 दिसंबर को मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जुलाई 1979 से जनवरी 1919 तक रहे हैं। उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार कहाँ बनवाई थी। तो गोविंद चंद्र गढ़वाल कौन थे, सबसे पहले जानेंगे। तो गोविंद चंद्र गढ़वाल कन्नौज के राजा थे। कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश। कन्नौज के राजा थे, ठीक है। कन्नौज के राजा थे। इन्होंने गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद्र गढ़वाल कौन थे, गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार पटना और बिहार के मुंगेर क्षेत्रों तक किया था। इनका शासनकाल लगभग 1114 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक रहा था। और इन्होंने ही धर्मचक्र बिहार सारनाथ में बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी, सारनाथ में बनवाई थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, गोविंद चंद्र गढ़वाल जिन बिहार सारनाथ में है। अब पहला ऑप्शन है बोधगया। बोधगया में क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोधगया में हुआ था। और दूसरा ऑप्शन है राजगिरी। राजगिरी में क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उनका मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो उनके मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध संगीतियाँ बुलाई गई थी, ठीक है। उसमें से पहला कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था 483 ईस्वी में। कब हुआ था, 483 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप एवं शासक कौन थे, अजातशत्रु थे। उन्हीं के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगिरी में, कुशीनगर, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। तो बुद्ध की यात्रा कौन सी स्थान को नहीं की थी, तो उन्होंने उज्जैनी की यात्रा नहीं की थी, ठीक है। वैशाली में क्या हुआ था, तो बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार्म कलाम वैशाली से ही उन्होंने क्या किया था, शिक्षा ग्रहण किया था। और कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध के क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में उन्होंने उपदेश दिया था। उपदेश कौशल, वैशाली एवं कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में उन्होंने क्या दिया था, उपदेश दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है तीसरा कहता है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। तो वैदिक नदी कुंभा का स्थान आपका अफगानिस्तान में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, अफगानिस्तान में होना चाहिए। चौथा कहता है कि किस शिलालेख या अभिलेख में
अशोक बौद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। तो कौन सा अभिलेख में विश्वास प्रकट करता है? तो वह करता है आपका भाब्रू लघु शिलालेख में। भाब्रू लघु शिलालेख में उन्होंने अशोक बौद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। पहला ऑप्शन है रुम्नीदेई। रुम्नीदेई में क्या हुआ था? पहला ऑप्शन है रुम्नीदेई। तो रुम्नीदेई में अशोक ने कहा कि बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण केवल एक 8वां उत्पाद लुम्बिनी से लिया जाएगा, उन्होंने ही कहा था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये कहता है पांचवा कहता है कि वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया। तो कला और साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो वह दिया था परमार भोज ने। परमार भोज ने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया था। पहला ऑप्शन है धर्मपाल। तब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। धर्मपाल का अर्थ क्या होता है? धर्मपाल का अर्थ क्या होता है? तो धर्मपाल का अर्थ होता है धर्म के रक्षा करने वाला। धर्म के रक्षा करने वाला को ही क्या कहते हैं? धर्मपाल कहते हैं। अर्थात न्याय या कानून के संरक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत में एवं 9वीं शताब्दी के शुरुआत में किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्या बोलता है? छठा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं था? तो चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं था, तो हाथी चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं था। आपका चित्ता था, धनुष था, मत्स्य था, लेकिन हाथी चोलों के सिक्का पर उत्कीर्ण नहीं था। 7वां कहता है चोलों के सिक्का हो गया ना। अब 7वां कहता है कि सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने किया था? तो तबकात ए अकबरी की रचना किसने किया था? तो हो जाएगा आपका ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। तबकात ए अकबरी की रचना किसने किया था? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने किया था। तारीख ए बंदावनी की रचना किसने किया था? बंदावनी ने किया था। ठीक है, अब है तीसरा अबुल फजल ने क्या किया था? तो अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। आईने अकबरी की रचना किया था अबुल फजल ने। आईने अकबरी एवं अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है? 8 नंबर कहता है कि दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो हसन गंगू था। कौन था? हसन गंगू था। ठीक है, 9वां कहता है, 9वां आप देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर कहता है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव से प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था? पराजय हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। प्लासी कहाँ है? प्लासी पूछता है क्वेश्चन में कि प्लासी कौन सा राज्य में है? तो प्लासी आपका पश्चिम बंगाल में है। दूसरा ऑप्शन बक्सर। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और बक्सर कहाँ पड़ता है? आपका बिहार में पड़ता है। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में
अंग्रेजी सेना के खिलाफ मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में, ठीक है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? मुंगेर का तो नहीं हुआ कोई युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि ICC, देखिए प्रश्न थोड़ा सा पुराना है, अगला बार से हम लोग नया प्रश्न इनमें लाएंगे। इस सेट थोड़ा सा पुराना है, ठीक है ना, तो करेंट अफेयर थोड़ा सा पुराना इसमें रहेगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो अगला बार जो भी सेट आएगा वह क्या रहेगा, नया रहेगा, उसमें करेंट अफेयर भी आपको, तो इसमें करेंट अफेयर पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। कहता है कि ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अब बताना है आप लोगों को कि ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब महिला में कौन जीता है और पुरुष में कौन सा देश जीता है? तो देखिए महिला में न्यूजीलैंड ने जीता है, ठीक है। किसको हरा के जीता है? तो साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है। अब ये महिला का हुआ। अब पुरुष का भी 2024 में साउथ अफ्रीका को ही हरा करके भारत ने 7 रनों से जीता था, ठीक है। तो ICC T20 विश्व क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब महिला में न्यूजीलैंड एवं पुरुष वाला भारत जीता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या कहता है? 11 नंबर कहता है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन बना है? तो स्विट्जरलैंड बना है। कौन बना है? स्विट्जरलैंड बना है। आगे देखिए, भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया है? तो किसने किया है? तो श्री किशन सुमन ने किया है, ठीक है। 13 नंबर कहता है कि किस राज्य की जुड़ीमा राइस वाइन को GI टैग प्रदान किया गया है? तो असम को प्रदान किया गया है। जुड़ीमा राइस वाइन असम को है और उसी को क्या किया गया? ये पुराना है करंट अफेयर, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अगला बार से नया वाला सेट आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर देखिए, चौदह नंबर कहता है कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। कहता है कि 15 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने को सुनिश्चित किया है? तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाने की घोषणा की है, ठीक है। अब देखते हैं 16 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? इसको कालक्रम के अनुसार हमको सजाना है, ठीक है। कालक्रम के अनुसार सजाना है। कहता है कि क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। कब आया था? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन। दूसरा है गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। साइमन कमीशन कब आया था भारत? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और देश का विभाजन तो आप लोग जानते ही हैं, 15 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। तो इसके कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928, फिर
दूसरा हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। फिर हो जाएगा क्रिप्स मिशन 1942 और फिर उसके बाद देश का विभाजन 15 अगस्त 1947। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला है 17 नंबर। 17 नंबर कहता है कि निम्न आंदोलनों का सही काल क्रम क्या है? 17 नंबर पहला कहता है, इसको भी उसी तरह से सजाना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले क्या है? ऑप्शन ए में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। दूसरा है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन लखनऊ से 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है। तीसरा है असहयोग आंदोलन। तीसरा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 1922 में क्या हुआ था? 1922 में समाप्त हो गया था। चोरा चोरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने निरस्त कर दिया था, बंद कर दिया था। चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इसको कालक्रम के अनुसार क्या करना है? सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, उसके बाद कौन हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट 18 नंबर कहता है, 18 नंबर 18-19 कहता है कि 1665 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? तो 1665 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। 19 कहता है कि किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद कर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो कौन दिया था? तो अहमद दुल्ला ने दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 20 नंबर। 20 नंबर कहता है कि करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो करेवा क्या है? तो करेवा हम लोग केसर के खेती के लिए जाने जाते हैं। करेवा क्या है? केसर की खेती के लिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये कैसे कहता है कि पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करिए। तो मौसम परिवर्तन कब होता है? मौसम परिवर्तन कब होता है? पृथ्वी के परिक्रमण, जब पृथ्वी परिक्रमा करता है तो इसके लिए मौसम में परिवर्तन होता है और पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण एवं पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, मौसम परिवर्तन होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी के परिक्रमण एवं पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव होने के कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, कहता है कि सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? तो सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? तो 1013.25 मिलीबार होता है। ठीक है, सागर तल पर वातावरण द्वारा दबाव डाला जाता है। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर, 23 और 24। 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कौन सा करता है? तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत करता है। 24 नंबर है, 24 नंबर कहता है कि कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मनी सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से कौन सा स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से आपका राउरकेला को स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया था। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना
दूसरा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक हुआ था। ठीक है, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। पहला किया गया था किसका? पहला भिलाई जो है सोवियत संघ के सहयोग से स्थापना किया गया था। दूसरा दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से स्थापना किया गया था। और तीसरा क्या है? तीसरा है राउरकेला। राउरकेला जो जर्मनी के सहायता से। तो याद कीजिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछता है कि दूसरा पंचवर्षीय योजना में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था? तो कौन हो जाएगा आपका? दुर्गापुर हुआ था, भिलाई हुआ था और राउरकेला हुआ था। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से और भिलाई हुआ था सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है, कब हुआ था? तो 1956 से 61 के बीच में हुआ था। दूसरा पंचवर्षीय योजना हुआ था 1956 से 61 के बीच में। इन तीनों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना किया गया था। और एक बच गया कौन? राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला कहाँ पड़ता है आपका? तो राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। भिलाई कहाँ है? भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और अब एक बच गया आपका जमशेदपुर। टिस्को जमशेदपुर। ठीक है, तो जमशेदपुर की स्थापना कब हुआ था? जमशेदपुर की स्थापना 26 अगस्त 1907 के हुआ था। जमशेदपुर की स्थापना कब हुआ था? 26 अगस्त 1907 के। ठीक है, और यह कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ठीक है, तो ये सब बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, बहुत बार प्रश्न इससे बनता है। चलिए अब देखते हैं आगे। कहता है कि कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिब्को संयंत्र आधारित है, तो यह किस पर आधारित है? गैस ऊर्जा पर आधारित है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे 27 नंबर। 27 नंबर कहता है कि किसका कथन है कि मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। यह किसने कहा था? तो यह इमैनुअल ने कहा था कि तुम मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। इमैनुअल ने कहा था। ठीक है, 28 नंबर कहता है कि खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांडों में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या कितना है? तो ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कुल संख्या लगभग कितना है? तो 100 से 200 अरब के बीच। ठीक है, 29 नंबर देखिए। 29 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए, ईस्ट जो है आपका सेल से बनता है, क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर से बनता है, और संगमरमर जो है वह चूना पत्थर से बनता है। स्लेट जो है बलुआ पत्थर से नहीं बनता है। ठीक है, बलुआ पत्थर से कौन बनता है? तो क्वार्टजाइट बनता है। तो आपका कौन सा मिलान सही नहीं है? आपका पहला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। सिस्ट सेल से बनता है, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से एवं संगमरमर चूना पत्थर से बनता है। 30 कहता है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? तो सबसे छोटा दिन बुध पर होता है। ठीक है, सबसे छोटा दिन बुध पर होता है। बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। बुध एवं शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है? शनि के कितना उपग्रह है? तो 146। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति का है। चलिए आगे 31 नंबर देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध भूभाग से घिरा हुआ है? तो भूमिबद्ध भूभाग से कौन सा देश घिरा हुआ है? तो आपका हो जाएगा हंगरी। कौन सा हो जाएगा? हंगरी। ठीक है, अब देखिए आगे 32 नंबर। 32 कहता है कि 32 क्या कहता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती है।
तो आदर्श स्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए आदर्श स्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 33 कहता है कि निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पाद किसका है? तो शैवाल, तल और भित्तियों का। शैवाल, तल और भित्तियों का सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पाद है। 34 नंबर देखिए। 34 कहता है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडार में समृद्ध नहीं है? पेट्रोलियम के भंडार में समृद्ध नहीं है। तो अल्जीरिया में पेट्रोलियम के भंडार है ही, मिस्र में भी है, लीबिया में भी है, मोरक्को में नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? मोरक्को ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 35 कहता है कि जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? तो न्यायिक विवर्धन, स्व प्रसार जिसको बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर देखिए। 36 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सदृश नहीं है? तो महाभियोग की प्रक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सदृश नहीं है? तो महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? भारत के संविधान में। तो यह आयरलैंड से लिया गया है। कौन सा अनुच्छेद में है? तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगता है कौन सा अनुच्छेद के तहत? 61 के तहत। ठीक है। चलिए 37 नंबर देखेंगे। 37 कहता है कि जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होगा? मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होगा? तो कुल सदस्यों का 1/6 होगा। कुल सदस्यों का 1/6 होगा। 38 नंबर देखिए। 38 नंबर कहता है 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? तो राज्यों के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। देखिए, राज्यों में शक्ति का नेतृत्व अभाव है। बात सही है कि राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का क्या है? अभाव है। दूसरा क्या है? दृढ़ दलीय अनुशासन है। बात सही है कि राज्यों में दृढ़ दलीय अनुशासन है। तो यह भी सही है, यह भी सही है। तीसरा कहता है कि केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता है। बात है सही है कि केंद्र पर जो भी मान्य होगा, जो भी अगर कोई भी गड़बड़ी होगा तो राज्य के नहीं केंद्र की बातों को मान्यता दी जाएगी। तो केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता है। बात सही है, यह भी सही है। क्षेत्रीय दलों का उदय, तो यह राज्यों पर केंद्र के बढ़ते नियंत्रण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कौन सा कहता है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का पहचान कीजिए। तो राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव है, दृढ़ दलीय अनुशासन है, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता है। बात सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर। 39 कहता है 39 कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। बात से एक दृष्टांत है। कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। निम्नलिखित कूट की सहायता से उत्तर की चयन कीजिए। तो इसमें सही आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए इसमें सही क्या हो जाएगा? भारत स्थानीय स्वशासन है। बात सही है कि पंचायती व्यवस्था में क्या है? ग्राम शासन का दृष्टांत स्थानीय स्वशासन का है।
भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो पहला भी सही है। प्रतिनिधि मूलक शासन, प्रतिनिधि मूलक शासन, यह भी सही है। क्या है कि ग्राम शासन का दृष्टांत क्या है? प्रतिनिधि मूलक शासन भी, यह भी सही है। जनवादी लोकतंत्र, यह नहीं है। ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष है। ठीक है। तो ग्राम शासन एक दृष्टांत है तो किसके? स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन का, प्रतिनिधि मूलक शासक का। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा कुट? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1 एवं 2 सही है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ठीक है। जो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर 1957 में लागू किया गया था। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 क्या कहता है? 40 कहता है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। बात सही है कि कार्य करता है, तो वह कौन सा है? तो कार्य किस रूप में करता है? सार्वजनिक लेखा समिति के लिए कार्य करता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए अनुच्छेद किस में है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 के बीच में है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा, सार्वजनिक लेखा समिति के लिए। 41 नंबर। 41 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजट का सही अर्थ प्रकट करता है? तो बजट का सही अर्थ कौन सा प्रकट करता है? तो यह एक धन विधेयक है। नहीं, बजट नहीं है, धन विधेयक का परिवार। धन विधेयक किस में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक संबंधित है। ठीक है। धन विधेयक 110 में है। ठीक है। दूसरा है यह सरकार के वार्षिक अनुमानित व्यय का ब्यौरा है। नहीं, यह भी नहीं है। तीसरा कहता है यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं साधनों का ब्यौरा है। बात सही है कि यह अनुमानित जो बजट जो है, बजट का सही अर्थ होता है यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं साधनों का ब्यौरा है। ठीक है। 42 नंबर देखिए। 42 क्या कहता है? 42 कहता है कि संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है? संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक शासन का अर्थ है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन करना। बात सही है। विधि का शासन, यह भी सही है। नागरिक का अधिकार, भारत में नागरिक का भी अधिकार है, यह भी सही है। सीमित शासन, हाँ बात सही है कि सीमित शासन के अनुरूप भी हमें कोई कार्य कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों के चारों क्या है? सही है। ठीक है। 43 नंबर देखिए। 43 नंबर। 43 क्या कहता है? 43 कहता है कि लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है तो किस तरह से अपनाई जाती है? तो दबाव समूहों द्वारा अपनाई जाती है। 44 क्या कहता है? 44 कहता है कि अध्याक्षात्मक प्रणाली का सिद्धांत क्या है? अध्याक्षात्मक प्रणाली का सिद्धांत क्या है? तो शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का क्या है? पृथक्करण। 45 देखिए। 45 46 क्या कहता है? 45 और 46 कहता है कि भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 19 से सबसे ज़्यादा ऋणी है, क्योंकि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया था। ठीक है। 46 कहता है कि भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आगे 47 देखिए। 47 कहता है कि केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग
अचर रहता है। केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है? तो कोणीय संवेग संरक्षण के क्या है? तुल्य है। कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने ही दिया था। कहता है 48 नंबर, कहता है कि एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद श्यान द्रव में गिराया जाता है। यह अंततः एक समान वेग से चलता है तो क्या कहलाएगा? सीमांत वेग कहलाएगा। एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद श्यान द्रव में गिराया जाता है। यह अंततः एक समान वेग से चलता है तो इसे क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। देखिए 49 नंबर कहता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। पृथ्वी त्रिज्या r है। व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन का कितना लंबा होना चाहिए? तो कितना लंबा होना चाहिए? 2 पाई बटा 2 पाई अंडर रूट r बटा जी। 2 पाई अंडर रूट r बटा जी। जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। और बड़ी जी का मान कितना होता है? बड़ी जी का मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 के पावर 6.67 गुने 10 के पावर -19। ठीक है। बड़ी जी का मान किसने दिया था? बड़ी जी का मान सबसे पहले किसने बताया था? तो बड़ी जी का मान सबसे पहले कैवेंडिश ने बताया था। किसने बताया था? कैवेंडिश ने बताया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर। 50 क्या कहता है? 50 नंबर कहता है कि हासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया था? तो उत्तर कोरिया ने किया था। किसने किया था? किस देश ने किया था? तो उत्तर कोरिया ने किया था। 51 नंबर कहता है कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित किस संस्था को दिया गया? तो लाइफ के लिए दिया गया। ये सब पुराना करंट अफेयर है तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए 52 कहता है कि शांति के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार हेतु नामित मारिया रासा किस देश के हैं? तो किस देश के हैं? फिलीपींस के हैं। इस सब पर टिक लगा देते हैं, पुराना है। वर्ष 2021 हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया था? तो 11 को दिया गया था। T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाया था? तो किस बल्लेबाज ने बनाया था? बाबर आजम। T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन कौन सा बल्लेबाज बनाया था? बाबर आजम। बाबर आजम कौन सा देश के हैं? बाबर आजम कौन सा देश के लिए खेलते हैं? तो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। कहता है कि 55 कहता है कि आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व किस में उपस्थित होगा? तो किस में उपस्थित होगा? 2s समूह के 5वें आवर्त में। 2s समूह के 5वें आवर्त में कौन सा तत्व है? तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्केंडियम है, बेरियम है एवं रेडियम है। इसका समूह 2 के 5वें आवर्त में है। इसको याद कीजिएगा, बेटा मांगे माने mg, बेटा मांगे कार स्कूटर यानी कार स्कूटर SR, स्केंडियम स्कूटर बाप राजी BSA, बेरियम और राजी RA रेडियम।
तो आवर्त समूह 2 के 5वें आवर्त में कौन सा है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बाप राजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर में कहता है कि इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो एलिनीकरण। 57 कहता है कि H2S2O7 के लिए औद्योगिक नाम क्या है? तो ओलियम। क्या है? ओलियम है। सूत्री विभाजन किस में नहीं होता है? तो सूत्री विभाजन हरे शैवाल में होता है, उच्च वनस्पतियों में होता है, कवकों में होता है, जीवाणु में नहीं होता है। ठीक है, जीवाणु में नहीं होता है। आगे देखिए 59 नंबर कहता है कि सीप मोती किस वर्ग में संबंधित है? तो सीप मोती किस वर्ग में संबंधित है? तो वह संबंधित है मोलस्का में संबंधित है। ठीक है, कहता है कि कीट की पहचान व अन्य जीवधारियों के उसके पास क्या होने से की जा सकती है? तो 3 जोड़े टांगे होने से की जा सकती है। आगे देखिए 61 कहता है कि एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बीज के अंकुरण के लिए पानी होना जरूरी है, उचित तापमान होना जरूरी है एवं ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 61 हो गया। 62 नंबर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हाली मिलाते हैं। ठीक है, जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से? तो जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन है? वंश एवं जाति विश्लेषण। जीवों के द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। जीवों के द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। 63 कहता है कि पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो वह शरीर के ताप को नियंत्रण करना। पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शरीर के ताप का नियंत्रण करना। 64 देखिए, 64 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं हैं? तो कौन सा समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं हैं? तो फेसियल में है, ग्लैसोफैरिंजियल में है एवं ट्राइजाइमिनल में है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर देखिए, 65 कहता है कि जब ब्रीक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाएगा? तो ब्रीक कार्य करना बंद कर देगा तो रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। ठीक है, 66 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है? जिगर जिसको यकृत कहते हैं। आगे देखिए 67 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या है? पेलाग्रा के कमी के कारण देखिएगा ओठ के नीचे कभी कभी थोड़ा थोड़ा फुंसी टाइप हो जाता है ओठ के दोनों साइड में, तो वह पेलाग्रा विटामिन B3 के कारण
कमी से हो जाता है। वही कह रहा है कि उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, तो पेलाग्रा के कारण हो जाता है। विटामिन B3 जिसको कहते हैं। बेरी विटामिन B1, विटामिन B1 का नाम क्या है? बेरी। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन C के कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, आगे देखिए 68 नंबर। 68 कहता है कि माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मंजूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि होगा। बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रारंभ करता है। बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंध कौन करता है? तो कौन करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए 70 नंबर। 70 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की संस्तुति की गई थी? तो शिवरामन समिति के संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नाबार्ड के फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी में दिया है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि स्थापना कब हुआ था? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर 22 जुलाई 1982 को हुआ था। 71 नंबर देखिए। 71 कहता है कि निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पादन निर्णय में अंतर्निर्भर होती है? तो अल्पाधिकार में होती है। किस में होती है? अल्पाधिकार में होती है। 72 देखिए। 72 कहता है कि वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय का प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रवाहित होती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है गर्म मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। कहता है कि पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? तो विभिन्न वन वस्तुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 74 नंबर। 74 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेटो उपसंधि 2005 वर्ष में लागू किया गया। बात सही है कि क्वेटो उपसंधि 2005 में लागू की गई थी। ठीक है, दूसरा कहता है कि क्वेटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है। क्षीणता से नहीं, कमी से संबंध है। क्या है? कमी से संबंधित है। पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत है। तीसरा कहता है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। नहीं, मीथेन से ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड। यह भी क्या है? गलत है। तो कौन सा सही है आपका? तो केवल और केवल एक सही है। क्वेटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में। ठीक है, 75 नंबर देखिए। 75 नंबर कहता है कि भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष लागू है? भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू है? तो 1 जून 1999 से लागू है। पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने
किस वर्ष दी थी? तो 9 मई 2016 को दी थी। 9 मई 2016 को दी थी। है ना। 77 देखिए, 77 कहता है कि IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना IMD की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुआ था। कब हुआ था? 15 जनवरी 1875 का हुआ था। IMD का मतलब होता है मौसम से संबंधित, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुआ था। अब है मैथ को हम लोग आंसर मिला देते हैं और आप लोग बनाइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगला बार से हम मैथ को भी सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है। कहता है कि यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 210 है तो वह संख्या क्या है? वह संख्या कितना हो जाएगा? 360 होगा। एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। यह आंतरिक वृत्त एवं बाहरी वृत्त की परिधियों में 44 मीटर का अंतर है, तो मार्ग की चौड़ाई कितना होगा? तो मार्ग की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 देखिए, 80 कहता है कि यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.1/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपया है, तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज 320 रुपया हो जाएगा। 81 कहता है कि 5 व्यक्तियों के एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 1000 रुपये प्रति माह है। इसी परिवार में एक व्यक्ति की वार्षिक आय 12,000 बढ़ जाती है, तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय अब होगी, तो अब कितना होगा? तो अब कितना हो जाएगा? तो 1200 रुपया हो जाएगा। 1200 रुपया होगा। ठीक है। अब देखिए 82 कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5000 4 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो कितना हो जाएगा? 41.4%। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने किया था? तो रामचंद्र सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 देखिए, 84 कहता है कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। जगदीशपुर से कौन था? तो कुंवर सिंह। तो वही ना कहा होगा कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। या किसने कहा था? तो कुंवर सिंह ने कहा था। किसने कहा था? कुंवर सिंह ने कहा था। 85 वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन है, तो वह कहाँ में है? तो वह आपका हजारीबाग में। हजारीबाग कहाँ पड़ता है? झारखंड में। आगे देखिए 86 कहता है कि जपट अभ्यास 2021 में किन देशों ने भाग लिया था? तो मंगोलिया एवं बेलारूस ने भाग लिया था। ठीक है। निम्न में से कौन सा रेल लिंक भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है? तो राधिकापुर बिरोल यह भी है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी यह भी है, पेट्रोपोल बेनापोल यह भी है। तो कौन बांग्लादेश के बीच नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 87 हो गया। अब 88 इधर करंट अफेयर का है। 88 कहता है कि चरण 3 में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या होगी? तो 382 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
89। मेटावर्स क्या है? तो मेटावर्स क्या है? तो मेटावर्स वर्चुअल स्पेस का एक सेट है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 कहता है, देखिए, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला सिंध है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया चचनामा, इसको याद कर लीजिएगा कि चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो सिंध के है। बहुत बार प्रश्न में पूछा, VVI है, इसको मान लीजिए। ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? तो मध्यपाषाण एवं नवपाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्यपाषाण एवं नवपाषाण में हुआ था। ठीक है। आगे देखिए 92 कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? सरदार भगत सिंह द्वारा किया गया था। भगत सिंह द्वारा किया गया था। मेवाड़ के किस राजा ने 1527 ईस्वी में मेवाड़ के किस राजा ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध बाबर ने हराया था? तो खानवा के युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था 1527 ईस्वी में। याद रखिएगा, खानवा का युद्ध 1527 में पूछता है किसके बीच हुआ था? तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। तो कौन हारा था? तो राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है। 95 कहता है कि भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किस 2 मालगाड़ियों को सफलतापूर्वक परिचालन किया था? तो किसने किया था? त्रिशूल एवं गरुड़ ने किया था। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा नाभिकीय, सूर्य में कौन सी होता है क्रिया? तो नाभिकीय संलयन। परमाणु बम में कौन होता है? नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन। ठीक है। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा में कौन सा गैस होता है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम होता है। 97 देखिए, 97 कहता है कि धातु के एक खोखले ठोस आवेशित गोले के पृष्ठ के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या हुआ? तो विद्युत क्षेत्र की सभी जगह क्या होता है? शून्य होता है। तो क्या हो जाएगा? सभी जगह शून्य हो जाएगा। 98 कहता है कि लेजर का मूल आधार क्या है? तो लेजर का मूल आधार क्या है? तो प्रेरित उत्सर्जन जो है लेजर का मूल आधार है। 99 निम्न में से कौन सी गैस कृत्रिम श्वसन में प्रयोग की जाती है? तो कृत्रिम श्वसन के रूप में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है ऑक्सीजन भी किया जाता है, नाइट्रोजन एवं हीलियम, तीनों किया जाता है। देखिए, आप पेड़ पौधा सभी जीव, चाहे पेड़ पौधा हो या चाहे जीव जंतु हो, श्वसन के रूप में सभी गैस कौन सा लेता है? ऑक्सीजन ही लेता है। ठीक है। आगे कहता है 100 नंबर, CaOCl2 की विरंजन क्षमता का कारण क्या है? CaOCl2 की विरंजन क्षमता का कारण क्या है? तो विरंजन क्षमता का कारण क्या है? तो है नवजात ऑक्सीजन। इसमें देखिएगा, आप लोग अब आ रहेंगे, हम बोले कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन ही लेता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गया। CO2 प्रकाश संश्लेषण के रूप में पेड़ पौधा लेता है। ठीक है। लेकिन श्वसन के रूप में पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन ही लेता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO2 के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, लेकिन श्वसन के रूप में ऑक्सीजन ही लेता है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये था आपका पूरे
100 प्रश्नों का सेट आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।